नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। क्या विरोध प्रदर्शन के अधिकार में आम जनता को परेशान करने का अधिकार भी शामिल है? क्या विरोध प्रदर्शन करने वालों को हाईवे बंद करने और यातायात के तमाम साधनों को ठप करने की खुली छूट दी जा सकती है? आज सुप्रीम कोर्ट ने कई आम नागरिकों के इन्हीं सवालों की कसौटी पर किसान संगठनों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया और कहा कि आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया। लेकिन इसी समस्या पर किसान संगठनों का नजरिया एकदम उल्टा है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हाईवे जाम के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं? जनवरी से ही सरकार और किसानों की बातचीत भी जाम में फंसी हुई है। ऐसे में आज किसानों के विरोध प्रदर्शन, सरकार के रुख और आम नागरिकों की परेशानियों को अगल बगल रखकर इनका विश्लेषण हम करेंगे। इसके अलावा आपकी मुलाकात भारत के नए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी से करवाएंगे। उन्होंने अपना पद संभालने के बाद आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जो हर हिंदुस्तानी को सुननी चाहिए। इसके बाद अमेरिकी संसद में पेश हुए उस एंटी तालिबान बिल को डिकोड करेंगे जो किसी गाइडेड मिसाइल की तरह सीधे पाकिस्तान के आतंकी इरादों पर गिरा। इस बिल से इमरान खान की सरकार को वो झटका लगा है कि वो अमेरिका के साथ अपनी पुरानी कूटनीतिक रिश्तेदारी को भूलकर इसे अत्याचार बता रहा है और पाकिस्तान की संसद में भी इमरान की भयंकर बेइज्जती का दौर शुरू हो चुका है। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार करने के लिए आज हुए 5 बदलावों के बारे में बताते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। डीजल की कीमत 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। पिछले 6 दिन में यह कीमत ₹1.55 बढ़ चुकी है। पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम ₹43.50 प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिए हैं। आम आदमी के उपयोग वाले बिना सब्सिडी के 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ी। आज से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों के लिए सामान के बिल पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। आज से इलाहाबाद बैंक, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेकबुक बेकार हो गई है। इन बैंकों के ग्राहकों को नई चेकबुक लेनी होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की है। इस मिशन से दूसरे फेज में खासतौर पर शहरों से कूड़े के पहाड़ पूरी तरह हटाए जाएंगे। लेकिन शुरुआत हम अदालत के उस सवाल से करते हैं जो आज किसान संगठनों से अदालत ने पूछे। आप पूरे शहर का दम घोट रहे हैं, क्या लोग आपके धरने से खुश होंगे? ये सवाल पूछकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगने वाले किसान नेताओं का सच से सामना करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने दिल्ली NCR की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन पर क्लास लगाते हुए कई तीखी टिप्पणियां की। जस्टिस खानविलकर ने किसान नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि सत्याग्रह करने का क्या मतलब है? आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया, अब आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आप ट्रेनें रोक रहे हैं, हाईवे बंद कर रहे हैं, क्या शहरी लोग अपना बिजनेस बंद कर दें? जस्टिस खानविलकर की टिप्पणी थी कि आपने पूरे शहर को बंद कर रखा है, क्या शहर के लोग आपसे खुश हैं? जस्टिस खानविलकर ने यह भी कहा कि किसान प्रदर्शनकारी सुरक्षा और सुरक्षा कर्मियों को बाधित कर रहे हैं, यह सब रोका जाना चाहिए। जस्टिस खानविलकर ने यह भी कहा कि एक बार जब आप अदालत में कानूनों को चुनौती देने आते हैं तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने कहा कि आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमले की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपने सख्त लहजे और तीखी टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने किसान आंदोलन पर अपनी राय स्पष्ट कर दी और कहा कि यह सब खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किसान महापंचायत की उस याचिका की सुनवाई के दौरान की जिसमें मांग की गई थी कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। 200 किसानों को जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करने दिया जाए। किसान चाहते हैं कि कोर्ट केंद्र को कोई आदेश सुनाए जिससे उनकी मांग पूरी हो जाए। इसी याचिका पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने जब कहा कि क्या आप पूरे शहर का दम घोटने के बाद अब शहर के अंदर आना चाहते हैं, तो किसान महापंचायत के वकील ने कहा कि उनका संगठन दिल्ली NCR की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों में शामिल नहीं है। इस पर कोर्ट ने इसका हलफनामा दाखिल करने को कहा। अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस केस की दोबारा सुनवाई करेगा, लेकिन अब किसान संगठन ये पूछ रहे हैं कि क्या हाईवे जाम के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार है?
हरियाणा के झज्जर में बीच हाईवे पर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन करते किसान प्रदर्शनकारियों से पुलिस प्रशासन की सीधी भिड़ंत। और हरियाणा सरकार को किसान नेताओं का अल्टीमेटम। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। कल का दिन इंतजार कर लो, अगर कल खरीद नहीं आती है परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो। यह आज की तस्वीर है जो पिछले 1 साल से देश के अलग अलग राजमार्गों और दिल्ली की सीमाओं पर कई बार बनी है, बिगड़ी है। ऐसी ही तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट भी पिछले 1 साल से देख रहा होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन पर जो सवाल उठाए हैं वो किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं। कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा कि एक और आपने दिल्ली की सरहदें जाम की हुई हैं, शहर का गला घोंट रखा है, आप रेलवे जाम करते हैं, आप हाईवे जाम करते हैं, सुरक्षा बलों की आवाजाही आपने मुश्किल कर दी है, आपने बिजनेस करने वाले यानी कारोबारी वर्ग की मुश्किलें पैदा करती हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपको प्रदर्शन की इजाजत दी जानी चाहिए। पिछले 1 साल से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन करते हैं, कभी हाईवे जैम करके बैठ जाते हैं, कभी भारत बंद बुलाते हैं, कभी ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं। ये किसानों का मूलभूत अधिकार भी है जो उन्हें संविधान देता है, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, जिनकी याद सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान नेताओं को दिलाई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जैसा अधिकार आपको आंदोलन करने का है वैसा ही अधिकार वहाँ के लोगों को वहाँ रहने का है। तो फिर राजमार्गों को अवरोध पैदा करके ये किस तरह का आंदोलन है? तो ये स्थिति बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि पहले जो याचिका दायर हुई थी उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें इस कमेटी की जो भी सुनवाई हुई उसमें किसानों के तरफ से कोई भी व्यक्ति वहाँ उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। सो ये सब देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद किसान महापंचायत के वकील ने दलील भी दी कि दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर रोड पुलिस की तरफ से ब्लॉक की गई है, न कि किसानों की तरफ से। हाईवे जैम होने की जिम्मेदारी किसानों और प्रदर्शनकारियों पर नहीं डाली जा सकती। कुछ ऐसी ही दलील गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत भी दे रहे हैं। हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी, वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है। लेकिन परेशानी हो रही है। हाँ, हमें भी हो रही परेशानी। सड़क तो चलने के लिए आओ। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे। किसान आंदोलन को बंद करवाने के लिए पुलिस प्रशासन के इंतजामों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और सवाल सिर्फ किसान नेताओं ने ही नहीं उठाए हैं। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को बॉर्डर से हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। कोर्ट सार्वजनिक जगहों पर धरना देने के मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुका है। सरकार हमसे ये ना कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे और सड़कों को जैम नहीं किया जाना चाहिए, कानून का पालन करवाना केंद्र का काम है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि किसान नेताओं को बुलाकर दिल्ली बॉर्डर के बजाय अन्य स्थान पर धरने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे किसान नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। अब सरकार उम्मीद कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद किसान आंदोलनकारियों को सबक मिलेगा। नहीं, ये देखिए, ये सही बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस तरह से आंदोलन के नाम पर लोगों की जिंदगी दुश्वार कर देंगे। आम लोग, गरीब लोग जो नौकरी के लिए आते हैं, जो इलाज के लिए आते हैं, उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। लोग रूट को डाइवर्ट करके जा रहे हैं, ज़्यादा वक्त लग रहा है, वक्त की बर्बादी हो रही है।
और वहाँ किसान आंदोलन के नाम पर आप बैठे हैं, नाना प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं, एसी भी लग गया है और लोगों को दिक्कत आ रही है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उनको सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट समान भाव से किसान प्रदर्शनकारियों और सरकार सिस्टम को आईना दिखा रहा है, जिन्हें आपस में बात करके ही मुद्दे का हल निकालना है। लेकिन दोनों ही सुलह का रास्ता ब्लॉक करके बैठे हैं और एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। 90 करोड़ किसान लड़ाई कर रहे हैं 10 महीना, 700 लोग मर गया, इतना तकलीफ से लड़ रहा है। तो हम जब पहले आया था, डिसीजन किया था कि हम दिल्ली जाके सरकार को दरखास्त देंगे, तो हम दरखास्त लेके जब आ रहा था, सरकार हमको घुसने नहीं दिया और दिल्ली का बॉर्डर में बड़ा बड़ा दीवार लगा दिया, बड़ा बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन लग दिया, जैसा विदेशी दुश्मन कोई आ रहा है। तो हम तो ब्लॉकेड नहीं किया, ब्लॉकेड तो सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिमूव द ब्लॉकेड, वी हैव नॉट क्रिएटेड द ब्लॉकेड। दूसरे जो बात है, हम चाहते हैं चर्चा से चल जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी टिप्पणी कर चुका है, भविष्य में भी करेगा, लेकिन किसान आंदोलन का हल तभी निकलेगा जब किसान और सरकार के बीच जाम हो चुका बातचीत का राजमार्ग खुलेगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर नहीं बल्कि प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करना किसानों का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसानों से उनका यह हक कोई नहीं छीन सकता, लेकिन किसान प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हाईवे जाम करने का हक किसी को नहीं। और यह व्यवस्था भी वही संविधान देता है जो प्रदर्शन का हक देता है। संविधान का आर्टिकल 19(1) भी कहता है कि नागरिकों का अधिकार है कि वो अपनी मांग और किसी बात के विरोध के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा हो। लेकिन अगर संविधान सभी नागरिकों को धरना प्रदर्शन का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 19(1)(3) उस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाता है। संविधान के अनुसार धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती अगर देश या राज्य की सुरक्षा को इससे किसी भी तरह का खतरा हो, अगर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर इसकी वजह से असर पड़ने की आशंका हो, अगर आम जनता को इससे परेशान होने का खतरा हो, अगर इससे अदालत की अवमानना का मामला बनता हो और अगर इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया और कहा है कि जब कृषि कानून को लेकर किसान नेता अदालत में अपील कर चुके हैं, तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या किसान प्रदर्शनकारियों को कानून पर भरोसा नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ किसान प्रदर्शन से ही नाराज है। कल यानी गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ही दिल्ली एनसीआर में किसानों के प्रदर्शन को कंट्रोल करने का निर्देश दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट की नजर में किसान और सरकार दोनों ही आम जनता की परेशानी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े, जिसकी वजह से किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत के सारे रास्ते जनवरी से ही जाम है। किसानों से सरकार की अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद से बातचीत बंद है। 3 दिसंबर 2020 को सरकार ने आश्वासन दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन किसान इस बात पर अड़ गए कि सरकार को एमएसपी की गारंटी का कानून लाना चाहिए। 8 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी किसानों से बातचीत में शामिल हुए, लेकिन किसानों ने सरकार के 22 पन्नों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 20 जनवरी को हुई 10वें दौर की बैठक में सरकार ने नए कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे। इसके बाद 22 जनवरी को 11वीं बैठक हुई, जिसमें सरकार ने सारे मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति बनाने की बात कही, पर किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद से आधिकारिक रूप से किसानों और सरकार के बीच कोई बैठक नहीं हुई है। सरकार बातचीत का मौखिक निमंत्रण देती है, किसान नेता मौखिक रूप से उसे अस्वीकार कर देते हैं। यानी अब न सरकार कोई ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, न किसान नेता सरकार से बातचीत करने के मूड में दिख रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस जाम को खुलवाने का कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। किसानों के आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था का चक्का भी जाम हुआ है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन से भारी नुकसान का आकलन है। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से बहादुरगढ़ में बंद पड़ी फैक्ट्रियों से 21,000 करोड़ के टर्नओवर का नुकसान अब तक हो चुका है। जीटी रोड बंद होने की वजह से सोनीपत में अब तक उद्योगों का करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नवंबर 2020 से जनवरी के बीच
उत्तर रेलवे को भी किसान आंदोलन की वजह से 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जनवरी में एसोचैम ने दावा किया था कि किसान आंदोलन से देश को हर दिन करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। सरकार ने संसद में बताया था कि मार्च तक किसान आंदोलन की वजह से 815 करोड़ रुपए के टोल टैक्स का नुकसान हुआ था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते जाम होने से सिर्फ 36 दिन में कुल 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान अर्थव्यवस्था को हुआ था। हालांकि ये उस वक्त के आंकड़े हैं जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन एक साल बाद भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, जिन्हें हटाने का कोई जरिया अभी तक सरकार को नहीं मिला है और बातचीत का रास्ता अभी भी जाम ही है। अब हम आपको भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। नए वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की जगह ली है। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी 1982 में वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में भर्ती हुए थे। उन्हें अलग अलग विमानों को उड़ाने का 38,000 घंटों से ज्यादा का अनुभव है। अब उनके कंधों पर भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी है। सरहद पर चीन पाकिस्तान की चुनौती हो या फिर कोई आपदा, वायुसेना हर मोर्चे पर तैयार रहती है। इस वक्त हमारे साथ वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और किस तरह से आप जो मौजूदा हालात हैं उसमें चुनौतियों को देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी वायुसेना प्रमुख के तौर पर? प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और मोटिवेशन को बढ़ावा दिया जाए। हम जैसे मैं अभी बताया कि हमारे वायुसैनिकों में बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की, इसी से हमारी तैयारी पूरी हो सकती है। और जैसे अभी मैंने बताया कि पूर्व वायुसेना अध्यक्षों ने काफ़ी बड़े कदम लिए थे आत्मनिर्भरता की ओर। मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर दृष्टि से हम स्वावलंबी रहें और आत्मनिर्भरता को और भी बढ़ावा दें। हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह की चुनौतियां हमारी दोनों सरहद पर रही हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या ख़ासतौर से चीन, पिछले 1.5-2 सालों के दौरान वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई एक दबाव बनाने पर। आगे आने वाले समय को देखते हुए किस तरह की तैयारी होगी खासतौर से सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ? आपको जानकारी है कि हमने जितना हमारे नए इक्विपमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है पिछले 1 साल में, जैसे कि रफाल फाइटर्स हैं या सर्फेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, सबको हमने बहुत कम समय में हमने उसको ऑपरेशनली रेडी करके तैनात किया था। इसी तरह जितना भी नया इक्विपमेंट आएगा उसको भी हम तुरंत ही ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के तौर से उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एनहांस करेंगे। ऐसे कौन से हथियार होंगे आने वाले दिन, चाहे मेक इन इंडिया की हम बात करें या फिर हम जो बाहर से मेक इन इंडिया के जरिए बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी जोर रहता है कि हम अपनी ताकत को मेक इन इंडिया के जरिए बढ़ाएं। इंडियन मेड DRDO की तरफ से प्रोड्यूस जो हैं, जैसे कि अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं, 83 एडिशनल LCA हैं, MR SAM हैं, आकाश एडिशनल हैं, ये सारे मेड इन इंडिया हैं और इसको हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, हमने देखा कि चाहे किसी भी चुनौती हो, अफगानिस्तान में किस तरह से लोगों को आपने रेस्क्यू किया या कोविड के समय और या फिर सरहद पे किस तरह की जो चुनौतियां होती हैं, वायुसेना हर मोर्चे पर तैनात रहती है। क्या मैसेज होगा आपका अपने एयर वॉरियर के लिए, लोगों के लिए? ये वायु सैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमें चुनौती किस तरह से आएगी, किस प्रकार से आएगी, हम इसका अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं, पर हमें ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस की तरफ से हमेशा हम तैयार रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी का कहना है कि अपनी तैयारी ट्रेनिंग से हर मोर्चे पर हमेशा देश के लिए तैयार रहेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मैं जीतनेगी, दिल्ली, आज तक। एक पुरानी कहावत है कि दोस्ती अच्छे और गुणवान लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि घटिया और गलत लोगों की संगत एक न एक दिन मुसीबत में डाल देती है। तालिबान से पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से आजकल इमरान खान सरकार की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। अमेरिका ने अब लिखित तौर पर पूछ लिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान को फिर से सत्ता में लाने में पाकिस्तान की क्या भूमिका है। इसके लिए बाकायदा अमेरिकी सेनेट में एक बिल यानी विधेयक पेश किया गया। सरल भाषा में इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी सरकार को पूरी जांच करने के बाद डिटेल में यह जवाब देना होगा कि पाकिस्तान ने कब कब और किस तरह तालिबान की मदद की है। जाहिर है से इमरान खान की उन तमाम कोशिशों को झटका लगा है जिनके तहत वो तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता दिलाने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 22 सेनेटर्स ने एक विधेयक पेश किया है। 57 पेजों के इस
बिल का नाम है अफगानिस्तान आतंकवाद निरोधी निगरानी और जवाबदेही अधिनियम। इस विधेयक में अमेरिकी सरकार से पूछा गया है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप के 20 वर्षों के दौरान तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही, यानी 2001 से 2020 तक का हिसाब मांग लिया गया। विधेयक में यह भी पूछा गया है कि अगस्त और सितंबर महीने के दौरान पंजशीर घाटी में किए गए तालिबान के हमलों में पाकिस्तान ने किस तरह मदद की थी। इस विधेयक में अमेरिका के विदेश मंत्री से मांग की गई है कि उनकी निगरानी में रक्षा मंत्री और नेशनल इंटेलिजेंस सब साथ मिलकर इस पर एक रिपोर्ट पेश करें। इस रिपोर्ट के लिए सेनेटर्स ने एक डेडलाइन भी तय कर दी है। इस रिपोर्ट को कानून बनाने के 1 साल के अंदर पेश करना होगा। यह विधेयक किसी गाइडेड मिसाइल की तरह पाकिस्तान के ऊपर गिरा है, जिससे पूरी इमरान सरकार में डर और बेचैनी का माहौल है। इमरान खान की सरकार इस विधेयक को अमेरिका का अत्याचार बता रही है और पाकिस्तान की संसद के अंदर इमरान खान की अनलिमिटेड बेइज्जती का दौर भी अब शुरू हो चुका है। कि हम इस स्टेज पे नहीं हैं कि ना हम अफगानिस्तान के आफ्टर इफेक्ट्स अब्जॉर्ब कर सकें, आफ्टर शॉक्स अब्जॉर्ब कर सकें, स्पिल ओवर अब्जॉर्ब कर सकें। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ एक लहर उठी है। इमरान खान और करो तालिबान से दोस्ती और भिजवाओ तालिबान को मदद। तालिबान को चोरी छुपे जितना पैसा पहुंचाया, जितनी हथियारों की सप्लाई की, उस मदद की कीमत अब पूरे पाकिस्तान को चुकानी होगी, क्योंकि अमेरिकी सीनेट में जो विधेयक पास हुआ है इसका असर पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाला है। बेइज्जती तो हो ही रही है, आने वाले समय में पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अमेरिका में, अमेरिकी कांग्रेस में, बल्कि सेनेट में, उन्हीं के अपर हाउस में एक बिल मूव हुआ है, 22 सेनेटर्स ने मूव किया है। ये बड़ा तशवीशनाक एक बिल है। ये कौन सी बात है? ये कहाँ आप ये फैसले कर रहे हैं और आप पर हंस रही है दुनिया। आज तो तुर्की ने भी इनकार कर दिया कि हम वहाँ मैनेज नहीं करेंगे एयरपोर्ट। हम नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मुसीबत हो। सिर्फ तालिबान वहाँ नहीं है, हर किस्म के लोग हैं। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन नहीं हो। हम पहले ख्वाह हैं और हमने हमेशा कहा, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये थी कि अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड। ये शुरुआत हमने की और ये जरदारी साहब और गिलानी साहब की हुकूमत ने की। लेकिन बजाय इसके कि आप बिल्ड करें ब्रिजेस को और कहें कि हम अमन की तरफ इस तरह जाएंगे कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, इंक्लूसिव का मतलब क्या है? ये कौन सी बात है और ये कौन से फैसले आप कर रहे हैं? पूरी दुनिया हंस रही है आप पर। आज तो तुर्की ने भी इनकार कर दिया कि हम वहां मैनेज नहीं करेंगे एयरपोर्ट। इमरान खान जवाब देते देते थक जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के विधेयक में पूछे गए सवालों का इमरान सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये सवाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। विधेयक में पूछा गया है कि तालिबान को सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान ने किस तरह मदद की है। इसमें खास तौर पर वित्तीय मदद, इंटेलिजेंस इनपुट यानी खुफिया मदद, राशन और मेडिकल सहायता, एक एक चीज का हिसाब मांगा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने किस तरह तालिबान को हथियारों की ट्रेनिंग दी है, इसका हिसाब भी पूछा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधेयक में पूछे गए सभी सवालों का जवाब किसी पंचवर्षीय योजना की तरह लटकाया नहीं जा सकता, बल्कि अगले 1 साल के अंदर सीनेट के सामने जवाब देना है। यानी पाकिस्तान ने तालिबान की दोस्ती की जितनी EMI भरी है, उस सब का कच्चा चिट्ठा अमेरिका के सामने खुलेगा। इस विधेयक पर इमरान सरकार हिल गई है। इस विधेयक पर पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर अमेरिका का साथी बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए शिरीन मजारी ने एक और ट्वीट दाग दिया। शिरीन ने अमेरिका पर सवाल उठाते हुए लिखा कि ये कभी भी हमारा युद्ध नहीं था। हमने 80,000 जानें गंवाई, एक बर्बाद अर्थव्यवस्था पाई। हमारे अमेरिकी साथियों ने 450 से अधिक ड्रोन हमले किए और हमारे आदिवासी क्षेत्रों और लोगों पर इन हमलों के विनाशकारी परिणाम सामने आए। दरअसल इमरान सरकार को डर है कि पाकिस्तान की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। यानी जिस तालिबान के प्रेम में इमरान खान की आंखें बंद हो गई थीं, वो इस विधेयक के बाद खुली की खुली रह जाएंगी।
आज इमरान खान को अपने उस बयान पर फिर से विचार करने की जरूरत है जो उन्होंने UNGA में दिया था। We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. पाकिस्तान पर नकेल कसने वाली इस मुहिम में अमेरिकी सीनेट ने बाइडेन सरकार से ये सवाल भी पूछा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक बुलाने का फैसला किसका था, क्योंकि इसी सवाल में तालिबान की सत्ता वापसी का जवाब छुपा हुआ है। The American people want to know who's responsible for this. So let's start with this. Who is responsible? Who made the decisions on this? Was it the President of the United States? Ultimately, the President makes the decisions. That's correct. Did he in this case? As in every case, ultimately decisions that can only be decided by the President are decided by the President. अमेरिका की सेना वापस बुलाने के फैसले पर बाइडेन को भी अपना पक्ष सीनेट में रखना होगा, लेकिन यहाँ संकट में पाकिस्तान है और इमरान खान को ये साफ करना होगा कि तालिबान से दोस्ती निभाने के लिए उन्होंने कितने पाप किए हैं, क्योंकि अब इन पापों का हिसाब करने का टाइम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्या आपने कभी सुना है कि किसी विकसित देश में ड्राइवरों की इतनी कमी हो जाए कि वहां ईंधन की सप्लाई ध्वस्त हो जाए और 2/3 पेट्रोल पंप्स का गला सूख जाए? सुनने में भले असंभव लगे, लेकिन ब्रिटेन में बिल्कुल ऐसा हुआ। वहां भारी वाहनों के ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है। ट्रक जैसे वाहनों के चालक हैं नहीं, इसीलिए सारा बोझ छोटे सप्लाई वाहनों पर आ गया है और ईंधन की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। 2/3 पेट्रोल स्टेशनों के पास ईंधन नहीं है। ऐसे में वाहनों में फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल स्टेशनों पर भीड़ जमा हो रही है और इनके बाहर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में ऐसी दुकानें हैं जहां सप्लाई सुचारू न होने की वजह से खाने के सामान की किल्लत हो गई है। बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे हैं जिनमें सामान नहीं है, लोग खाली हाथ लौट रहे हैं और जहां सामान है वहां हड़बड़ी में जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो रही है। हालात इतने बुरे हैं कि पेट्रोल संकट से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार अब सेना की मदद ले रही है। सेना के जवानों को तैयार रहने और जरूरत पड़ने पर यह काम करने को कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि ब्रिटेन जैसे विकसित और साधन संपन्न देशों में ऐसा क्यों हुआ। हमने गहरी रिसर्च की मदद से इसका विश्लेषण किया है। ब्रिटेन के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पिछले 1 साल में ब्रिटेन में भारी वाहनों के ड्राइवरों की संख्या में 70,000 की कमी आई है और ड्राइवरों की ये कमी अब विस्फोटक स्तर तक पहुंच चुकी है। इस समय वहां मांग और आपूर्ति के चक्र को संतुलित करने के लिए 1 लाख अतिरिक्त ड्राइवर्स की जरूरत है। लंबे लॉकडाउन और यात्रा के प्रतिबंधों की वजह से बहुत से विदेशी ड्राइवर्स ने ब्रिटेन छोड़ दिया। 2020 में करीब पूरे साल ड्राइविंग टेस्ट भी कम हुए। इससे भी भारी वाहनों के 30,000 ड्राइवरों की कमी आई और यूरोपियन यूनियन से ताल्लुक रखने वाले भारी वाहनों के 20,000 ड्राइवर भी ब्रेक्सिट की प्रक्रिया के दौरान ब्रिटेन छोड़कर चले गए। इनमें से अधिकतर ड्राइवर अब भी नहीं लौटे हैं। हालत ये हो गई है कि ब्रिटेन की सरकार भारी वाहन चलाने वाले 5,000 विदेशी ड्राइवर्स को अस्थायी वीजा पर 3 महीने के लिए ब्रिटेन बुला रही है। भारी वाहनों के लाइसेंस धारकों को करीब 10 लाख चिट्ठियां भेज रही है ताकि जिन्होंने ये काम छोड़ा है उनमें से कुछ तो वापस आ जाएं। 150 आर्मी टैंकर ड्राइवरों को भी पेट्रोल की डिलीवरी के लिए बुलाया जा सकता है। परेशानी ये भी है कि ब्रिटेन के ड्राइवरों की औसत उम्र 55 साल है, अधिकतर रिटायरमेंट के करीब हैं और सिर्फ 1% की उम्र 25 साल से कम है। वैसे एक्स्ट्रा जानकारी ये भी है कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों में प्रशिक्षित ड्राइवरों की भारी कमी है। 2020 में ही पोलैंड में 1,24,000 और जर्मनी में 60,000 ड्राइवर कम थे। और अब महासागर में आग की लपटों का दृश्य दिखाने वाली वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्पेन का ला पाल्मा द्वीप ज्वालामुखी की आग से धधक रहा है। 19 सितंबर से इस ज्वालामुखी ने वहां बड़े पैमाने पर बर्बादी फैलाई है। जलता हुआ समंदर देख लीजिए।
पानी में लग गई आग का ये मंजर देख लीजिए। ये उस भड़के हुए लावे का कारनामा है जो स्पेन के ला पाल्मा द्वीप को सुलगा रहा है। कॉब्रेवाहा ज्वालामुखी का लावा बीते 3 दिनों से अटलांटिक महासागर में पहुंचकर धधक रहा है। अटलांटिक महासागर में आग लगा देने वाले ज्वालामुखी की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।